गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी। फिफ्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए सेकंड चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय संगठन की उत्पत्ति एवं विकास, एवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम कर रहे थे। इसमें हमने किए थे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के उद्भव के कारक, जिसमें से सबसे पहला कारक आपने किया था मानव की सामाजिकता की भावना, दूसरे नंबर पर किया था अंतर्राष्ट्रीयता की भावना, तीसरे नंबर पर आपने किया था विश्व समाज तथा राज्य की अवधारणा, चौथे नंबर पर आपने किया था वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास, और पांचवें नंबर पर आपने किया था राष्ट्रों की आपसी निर्भरता। अब हम छठे नंबर पर करेंगे यातायात और संचार के साधनों का विकास। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के उद्भव के कारकों में सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला जो कारक है वो है यातायात तथा संचार साधनों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। प्राचीन काल में यातायात और संचार के जो साधन थे वो सीमित थे। बच्चों, आपने ये देखा होगा कि राष्ट्रों के बीच जो आपसी विचार विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है, वो अत्यंत उस समय सीमित थे। लेकिन 20वीं शताब्दी में यातायात और संचार के साधनों के विकास में भारी क्रांति हुई। इस क्रांति ने क्या किया? इस क्रांति ने राष्ट्रों की दूरियों को बहुत कम कर दिया। अब अत्यंत सरलता से और सहजता से राष्ट्रों की यात्रा की जा सकती है। राष्ट्रों के बीच आपसी विचार विमर्श अत्यंत सरलता के साथ संभव है। राष्ट्राध्यक्षों के बीच हॉटलाइनें भी विकसित की गई हैं। यह स्थिति अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विकास में मुख्य रूप से उत्तरदायी रही है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विकास में और उसके उत्पत्ति में यातायात और संचार के साधनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेक्स्ट हम 7वें नंबर पर करेंगे आर्थिक सहयोग के नए क्षितिज, न्यू हॉरिजॉन्स ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। वैज्ञानिक और तकनीकी विकास ने राष्ट्रों के बीच आर्थिक सहयोग और साझेदारी की भी नई परिस्थितियों को जन्म दे दिया। विकसित, विकासशील और जो अविकसित राष्ट्र थे, उनके बीच में जो आर्थिक सहयोग था, उनके नए क्षितिज उजागर हुए, नए आयाम बने, न्यू हॉरिजॉन्स बने, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विकास का मुख्य आधार बन गए। आज विश्व के अनेक संगठनों की गतिविधियों का मुख्य आधार क्या है? आर्थिक है। अब हम बात करेंगे राजनीतिक सहयोग और सद्भाव 8वें नंबर पर, कॉरपोरेशन इन पॉलिटिकल फील्ड। आजकल हम ये देख रहे हैं, वर्तमान समय में राष्ट्रों के बीच राजनीतिक सहयोग और सद्भाव की भावना का विकास भी एक मुख्य प्रवृत्ति है। राष्ट्रों द्वारा आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आपस में क्या किया जाता है? संधियां की जाती हैं, समझौते किए जाते हैं, और इससे अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे की भावना विकसित होती है। और ये जो भावना है भाईचारे की, ये क्या करती है? ये अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विकास में सहायता करती है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का जो मुख्य उद्देश्य है वो है राष्ट्रों के बीच सहयोग तथा सद्भाव का विकास करना। अब हम बात करते हैं 9वें नंबर पर सामयिक समस्याएं और चुनौतियां, प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस। समय समय पर राष्ट्रों के बीच आपसी तनाव, मतभेद और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। हमने प्रथम विश्व युद्ध देखा था, वो किस कारण से हुआ था? जब राष्ट्रों के बीच में आपस में तनाव हो जाता है, मतभेद हो जाते हैं, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो ये युद्धों का रूप धारण कर लेती हैं। अगर इन सामयिक प्रश्नों, समस्याओं और चुनौतियों का निराकरण नहीं किया जाए तो क्या हो जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था लड़खड़ा सकती है। इस स्थिति से पार पाने के लिए जरूरत इस बात की है कि हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का विकास करें, और इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का विकास किया जाना अपरिहार्य बन जाता है। तो हमने क्या देखा कि जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो चैलेंजेस होते हैं, ये राष्ट्रों को आपस में नज़दीक ला देते हैं और वे आपस में संगठन का निर्माण करते हैं, और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संगठन अस्तित्व में आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं 10वें नंबर पर राजनेताओं की भूमिका की, रोल ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। बच्चों, आप देखते हो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विकास के लिए जो प्रमुख राजनेता हैं, उनका चिंतन और दृष्टिकोण भी मुख्य रूप से उत्तरदायी है। उदाहरण के लिए, जब राष्ट्रसंघ की स्थापना की थी तो उस स्थापना में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन की भूमिका का निर्णायक योगदान रहा था। विल्सन के 14 सूत्रीय सिद्धांतों में आदर्शवादिता की भावना ने ही राष्ट्रसंघ को जन्म दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के पश्चात तत्कालीन विश्व राजनेताओं, अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल और सोवियत संघ के नेता मार्शल स्टालिन के सद प्रयासों से ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। यानी यूएनओ में किसने योगदान दिया? यूएनओ में
अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने और सोवियत संघ के नेता मार्शल स्टालिन ने योगदान दिया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजनेताओं की जो विचारधाराएं होती हैं, उनमें जो आदर्शवादिता होती हैं, उनके जो सद्विचार होते हैं, एक विश्व को आगे ले जाने की भावना होती है, लोगों का विकास करने की भावना होती है, मानव जाति को विकसित करने की भावना होती है कि सुख शांति से लोग अपना विकास करें, अपना जीवन यापन करें। तो इसके लिए वो आगे आते हैं और इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संगठन अस्तित्व में आते हैं। अब हम बात करते हैं 11वें नंबर पर राष्ट्रीय हितों की भूमिका की, रोल ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। राष्ट्रीय हित भी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विकास के लिए उत्तरदायी हैं। राष्ट्रीय हित कौन क्या होते हैं? अपने नागरिकों का विकास करना, अपने देश का आर्थिक विकास करना, अपने देश का राजनीतिक विकास करना, ये इस प्रकार के राष्ट्रीय हित होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा तत्कालीन सोवियत संघ ने अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने के उद्देश्य से ही विभिन्न सैनिक संगठनों का जाल बिछाया था। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, संयुक्त राज्य अमेरिका ने कौन सा संगठन बनाया? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नाटो, NATO। इसके अलावा सीएटो, CEATO और CENTO, सेंटो को जन्म दिया गया। दूसरी ओर सोवियत संघ द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों को दृष्टिगत रखकर ही वार्सा पैक्ट का निर्माण किया गया। ब्रिटेन द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने के लिए ही राष्ट्रमंडल के स्वरूप को बरकरार रखा गया था। अब हम बात करते हैं 12वें नंबर पर युद्ध की विभीषिका की। युद्ध की विभीषिका, मोर डेंजरस नेचर ऑफ वार्स। अगर मानव एक तरफ सामाजिकता की भावना से ओतप्रोत है तो दूसरी ओर उसकी स्वार्थपरकता और शक्ति लालसा युद्धों को जन्म देती है। मैंने आपको प्रथम चैप्टर में बताया था कि मनुष्य के दिमाग में दो प्रकार की विचारधाराएं होती हैं, दो प्रकार के विचार होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव विचार शांति का प्रतीक है और नेगेटिव विचार विरोध का, युद्धों का प्रतीक है। जब इंसान के विचारों में पॉजिटिविटी रहती है तो उसमें क्या आता है? सद्भावना आती है, सहयोग आता है, एक दूसरे के विकास करने की भावना आती है, सामाजिकता की भावना आती है। लेकिन जब व्यक्ति के दिमाग में नेगेटिविटी आती है, नेगेटिव दृष्टिकोण आता है, नकारात्मक विचारधाराएं आती हैं, जन्म लेती हैं, तो उसके अंदर क्या आता है? उसके अंदर चिंता, असंतोष, विरोध, एक दूसरे को क्षति पहुंचाने की भावना, स्वार्थपरकता और शक्ति लालसा, शक्ति प्राप्त करने की लालच, जो युद्धों को जन्म देती है। तो आदिकाल से लेकर अब तक हुए युद्धों ने मानवता को गहरी क्षति पहुंचाई है। इसमें व्यापक जनधन की हानि होती है। प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्धों में हुए भीषण नरसंहार ने मानवता का दिल दहला दिया है। इस विभीषिका ने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को जन्म दिया है। अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, वो है तृतीय विश्व युद्ध को रोकने की लालसा, डिजायर टू प्रिवेंट थर्ड वर्ल्ड वार। द्वितीय विश्व युद्ध में हुई तबाही और बर्बादी ने इस बात को उजागर कर दिया कि अगर भविष्य में तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो संपूर्ण मानवता का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। आणविक युद्ध में मानवता का विकास असंभव लगता है। अगर हम ये देखें कि विश्व में अगर कभी अणु युद्ध हो गया तो कोई नहीं बचेगा। इस भावना ने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया है कि तीसरा विश्व युद्ध ना हो, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन अस्तित्व में आए ताकि शांति स्थापित की जा सके। तो इस प्रकार से आपने ये जो पॉइंट्स देखे, उनमें आपने ये देखा कि किस प्रकार से ये जो विभिन्न कारण हैं, विभिन्न कारक हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विकास में अपना योगदान दिया है, जिसमें युद्धों की विभीषिका से मानवता की रक्षा करने को प्रमुख तथा निर्णायक माना जा सकता है। यानी सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है युद्ध की विभीषिका, मानवता की रक्षा, विश्व सुरक्षा, शांति की स्थापना। ये प्रमुख विचार हैं जिनके कारण अंतर्राष्ट्रीय संगठन का विकास हुआ। हमने अभी देखा कि हमारे पास ये कारण है कि जिनके कारण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का विकास हुआ है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विकास का अगर हम इतिहास देखें तो हम देखेंगे कि 1815 से लेकर हम बात करेंगे 1919 की, जब प्रथम विश्व युद्ध आपका समाप्त हुआ था। 1914 में शुरू हुआ, 1919 में समाप्त हुआ था। तो 1815 से लेकर हम 1919 तक का इतिहास देखेंगे
कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का विकास किस प्रकार से हुआ था। इसमें हम ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से जो स्वतंत्र राष्ट्र हैं, प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्र हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए, सुरक्षा के लिए, सहयोग के लिए कार्य किया। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शांति को, सुरक्षा को, सहयोग को अपना लक्ष्य बनाया। और किस प्रकार से 20वीं शताब्दी क्या माना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का एक महत्वपूर्ण युग माना जाता है, क्योंकि 20वीं शताब्दी में ही आपके पास अंतर्राष्ट्रीय संगठन अस्तित्व में आए। कौन कौन से? लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, और उसके और अन्य जो उसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज थी, उनकी स्थापना हुई थी। और इन संगठनों का जो अस्तित्व था, जो विकास था, वो 1-2 दिन में नहीं हुआ था। इसकी स्थापना का एक लंबा इतिहास है, और ये जो आपका ऐतिहासिक विकास है, इसी का ही हम जानकारी प्राप्त करेंगे हमारे अगले नेक्स्ट सेशन में। क्या करेंगे हम? अंतर्राष्ट्रीय संगठन का विकास 1815 से 1919।